हाथ चक्की से ही उस समय गेहूं चावल और दाल की पिसाई हुआ करती थी। इसी समय शलखापुर नामक गांव में रोहित नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरला और बेटी जूही के साथ रहा करता था। रोहित के घर में एक पुरानी चक्की थी जो उसके दादाजी के जमाने की थी। रोहित और सरला उसी चक्की में गांव वालों का अनाज पीसा करते थे। रोहित के घर में बड़ी गरीबी थी। मुश्किल से ही उसके घर का खर्चा चला करता था, परंतु इतना गरीब होने के बाद भी रोहित बड़ा ही दयालु था। आज सुबह से कोई भी ग्राहक नहीं आया था। रोहित की पत्नी उससे बोली, अजी, मैं कह रही थी कि घर में खाने को कुछ नहीं है और आज तो कोई पिसाई भी नहीं आई। लगता है आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। नहीं नहीं सरला, कल जो पिसाई आई थी ना, उसमें से थोड़ा सा आटा बच गया है। तुम इन्हीं की रोटियां बना लो, हम आज यही खा लेंगे। सरला ने उस आटे की रोटियां बनाई। इतने में दरवाजे पर एक भिखारी ने आवाज लगाई, कोई है घर पर? मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। लगता है आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। सरला, तुम 2 रोटियां उन बाबा को दे दो और 2 रोटियां हमारे बच्चों के लिए रख दो। सरला ने ऐसा ही किया। बच्चों को खाना खिलाकर वो दोनों पति पत्नी पानी पीकर सो गए। अगले दिन रोहित ने अपनी पत्नी से कहा, सरला, मैं जरा जंगलों की तरफ जा रहा हूँ। आजकल जंगल में बेर के झाड़ बड़े ही फले हुए हैं। सोच रहा हूँ कि कुछ बेर तोड़ कर ले आऊं। जूही ने ये बात सुनकर तुरंत कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब रोहित और जूही बेर के झाड़ की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़े। फिर रोहित को एक बहुत बड़ा बेर का पेड़ दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे बेर लगे हुए थे। जूही ने भी देखा और तुरंत कहा, पिताजी, वो देखिए, इतना बड़ा बेर का झाड़ और इसमें कितनी सारी बेर लगी है। चलिए हम तोड़ते हैं। फिर वे दोनों पत्थर मारकर बेर तोड़ने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि उस बेर के पेड़ के ऊपर कोई लड़का फंसा हुआ है। जूही बोली, पिताजी, पता नहीं कौन लड़का है, पेड़ के ऊपर फंसा हुआ है और कुछ बोल भी नहीं रहा। हाँ जूही, मैं अभी पेड़ के ऊपर चढ़कर उसे नीचे उतारता हूँ। रोहित ने बेर के झाड़ पर चढ़कर उस लड़के को नीचे उतारा। जूही ने देखा कि वो लड़का बहुत खूबसूरत था। जूही अपने पिता से बोली, पिताजी, ये कितना सुंदर है, लेकिन ये कौन है और आखिर यहाँ कैसे आया? जूही ऐसा कह ही रही थी कि तभी वो लड़का होश में आया और बोला, मैं कहाँ हूँ? तुम जंगल में हो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम यहाँ आए कैसे? मैं अपनी बहनों के साथ बादलों में उड़ते हुए घूम रहा था। तभी अचानक तेज तूफान आ गया और मैं उनसे बिछड़ गया और इस पेड़ में आकर फंस गया। पिताजी, लगता है इसके दिमाग में चोट लगी है, कुछ भी बक रहा है। बेटा जूही, इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते। बेटा, लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं है। जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आता, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहीं रहना। और इस तरह रोहित उस लड़के को लेकर अपने घर आ जाता है और फिर सरला को सारी कहानी सुनाता है। सरला उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और जूही से कहती है, बेटा जूही, तुम कहती थी ना कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, आज से ये तुम्हारा भाई है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? सरला, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इसे कुछ याद नहीं है, हमें ही इसका नाम रखना होगा। ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम वंश है। अब वंश उन लोगों के साथ रहने लगता है। वंश को उनके साथ रहते करीब 1 हफ्ते बीत चुके थे। इन 1 हफ्तों में वंश उनकी गरीबी देख चुका था। कभी वे लोग पेट भरकर खाना खाते तो कभी भूखे ही सो जाते। एक दिन वंश ने सोचा, मुझे कुछ भी करके इन लोगों को पेट भर खाना खिलाना ही होगा, वो भी स्वादिष्ट भोजन। और ये सोचकर वंश चक्की के पास आया। उसने देखा कि वहाँ पर थोड़ा सा आटा रखा हुआ था। वंश ने इधर उधर देखा, उसे कोई नहीं दिखा। फिर वंश ने जादू किया जिससे उस आटे की थैली में बहुत सारा आटा आ गया। फिर वंश ने रोहित को आवाज लगाई और कहा, रोहित चाचा, देखिए, जब आप दोपहर में नहीं थे तो बहुत सारे ग्राहक आए थे। मैंने उन सबका अनाज पीस दिया और बदले में उन लोगों ने हमें इतना सारा आटा दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं इस आटे को बेच देता हूँ
और उन पैसों से मैं सब्जियां और दालें खरीद कर ले आता हूँ और फिर पूरी और सब्जी बनवाता हूँ। फिर रोहित ने ऐसा ही किया। आटे को बेचकर पूरी सब्जी का सामान ले आया और पूरी सब्जी बनवाया। सभी ने पूरी सब्जी पेट भर कर खाई। वंश उन सब की मदद करके बहुत खुश हुआ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में मेला लगा हुआ था। सरला और रोहित जूही और वंश को लेकर मेला देखने जाते हैं। उन्हें लौटने में शाम हो गई थी। वे जल्दी जल्दी घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में उन्हें जंगल पार करना पड़ता था। रोहित बोला, सरला, हमें बहुत देर हो चुकी है। जल्दी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि रात हो जाए। वे लोग तेजी से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक सामने एक डाकू आ गया और बोला, तुम लोगों के पास जो कुछ भी है जल्दी से निकाल कर मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। सभी लोग बहुत डर गए, लेकिन वंश नहीं डरा और आगे बढ़कर बोला, तू डराता किसको है? हम नहीं डरते। वैसे तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन अगर होता भी तो भी हम तुझे नहीं देते। अच्छा, इतना सा बच्चा और इतनी लंबी जुबान। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ये कहकर डाकू ने अपनी जेब से चाकू निकाला और जैसे ही उसने वंश को मारना चाहा, उसे ऐसा लगा कि किसी ने हवा में उसका हाथ पकड़ लिया है। बचाओ बचाओ, कौन है? बचाओ मुझे, छोड़ो, मेरा हाथ टूट जाएगा। फिर उसे लगा कि किसी ने उसे वहां से उठाकर फेंक दिया है। वो बहुत डर गया और तेजी से वहां से भाग गया। रोहित, सरला और जूही को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी सरला बोली, ये सब क्या हो रहा था? उसे कौन मार रहा था? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। मैं जानता हूँ कि ये कौन है। ये मेरी 3 नटखट शरारती बहनें हैं। चलो, अब जल्दी से तुम तीनों सामने आ जाओ। वंश के इतना कहते ही 3 सुंदर परियां सामने आ गईं। रोहित, सरला और जूही उन्हें देखकर चौंक गए। तब रोहित बोला, बेटा वंश, ये लोग कौन हैं और तुम इन्हें कैसे जानते हो? ये सुनकर पहली परी बोली, हम तीनों परी लोग की परियां हैं। मैं नैना, ये सुनैना और ये वंदना। हम तीनों अपने भाई के साथ धरती लोक पर घूमने आए थे, लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगी और तेज तूफान आ गया। हमारा भाई हमसे बिछड़ गया। तूफान खत्म होने के बाद हमने उसे बहुत ढूंढा, पर वो हमें कहीं नहीं मिला। तब से हम रोज इसी जंगल में उसे ढूंढने आते हैं। आज जाकर ये मिला है। आपका भाई? लेकिन कहाँ है आपका भाई? ये जो आपके साथ है ना, ये हमारा भाई शरद है। लेकिन ये तो वंश है। हाँ सरला आंटी, ये सही कह रही है। मैं ही वंश हूँ और मैं ही शरद। मैं उस दिन बेर के झाड़ में फंस गया था। रोहित अंकल ने मेरी जान बचाई। मैंने उन्हें बताया भी था, लेकिन उन्होंने मेरी बात का भरोसा नहीं किया। उन्हें लगा कि मेरी याददाश्त खो गई है और वो मुझे अपने साथ ले आए। और दीदी, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार से रखा, बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं भी जिंदा नहीं होता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एहसान तो नहीं चुका सकते हम, लेकिन हाँ, इसके बदले हम आपको तोहफा दे सकते हैं। फिर उन परियों ने उन लोगों को 3 अलग अलग प्रकार की चक्कियां दी। पहली परी ने सोने की चक्की दी और कहा, जब तुम इसे चलाओगे तो इसमें से सोना निकलेगा। दूसरी परी ने चांदी की चक्की दी और कहा, जब तुम इसे चलाओगे तो इसमें से चांदी निकलेगी। तीसरी परी ने हीरे की चक्की दी और कहा, जब तुम इसे चलाओगे तो इसमें से हीरे निकलेंगे। इसके बाद परियां वंश को लेकर वहां से चली गई। वे लोग चक्की लेकर अपने घर आ गए। उन्होंने चक्की चलाकर देखी तो वो चक्की सचमुच जादुई थी। उन्होंने सोने की चक्की चलाई तो सोना निकला, चांदी की चलाई तो चांदी निकला और हीरे की चलाई तो हीरा निकला। उन सोने, चांदी और हीरे को बेचकर रोहित ने अपना बहुत बड़ा घर बनवा लिया और आराम से रहने लगा। जल्दी ही रोहित की अमीरी के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। गांव वालों को लग रहा था कि रोहित चोरी कर रहा है। एक दिन सभी गांव वाले मिलकर रोहित के घर पहुंचे। एक औरत बोली, रोहित भैया, हम समझ गए कि आप गांव में चोरी करते हैं, तभी तो आपके पास अपना इतना बड़ा घर बन गया। और ये सारा पैसा आखिर आया कहाँ से? आज तो आपको बताना ही होगा।
नहीं नहीं बहन, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं कभी चोरी नहीं कर सकता। और ये कहकर रोहित ने सारी कहानी उन सभी लोगों को सुना दी। लेकिन गांव वालों को रोहित की बात पर भरोसा नहीं हुआ। तभी एक गांव वाला बोला, रोहित खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, क्यों ना हम इस चक्की को चला कर देखें। फिर बारी बारी करके कई गांव वालों ने उस चक्की को चलाया, लेकिन चक्की से सोना चांदी या हीरा कुछ नहीं निकला। तब जूही बोली, पिताजी अब आपकी बारी है, आप चलाइए चक्की और गांव वालों को दिखा दीजिए कि मेरे पिताजी झूठ नहीं बोलते। फिर रोहित ने गांव वालों के सामने चक्की चलाई और चक्की से सोने चांदी और हीरे निकले। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे सभी शर्मिंदा हुए। तब रोहित बोला, गांव वालों, मैं इन तीनों चक्कियों से केवल अपनी ही नहीं बल्कि सभी गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ। आप में से जिसको भी जरूरत है वो अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सोना चांदी और हीरा अपने लिए ले जाए। इस तरह हम अपनी भी मदद करेंगे और दूसरों की भी। और इसी तरह रोहित उन सभी गांव वालों की मदद करने लगा। वो गांव गरीब गांव से एक अमीर गांव बन गया।